हेलो वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स हब यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ बिजनेस न्यूज़ कवर कर लेते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बचपन में गेम खेला होगा और वो आज भी एक्साइटेड है कि हम लोग गेम खेल ले, बट उनको दिक्कत होती है कि यार कौन गेम को इंस्टॉल करेगा, लोड करेगा, उनके एसेट लोड करेगा अगेन और खेलेगा। और हमारे पास इतना टाइम तो नहीं कि ये सब करते हुए हम डेली गेम खेल पाए, क्योंकि हम प्रोफेशनल गेमर नहीं है। इसी को लेकर यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जहां पर आप ऑनलाइन गेम प्ले कर सकते हैं और वो भी क्लाउड पर, और इसका नाम दिया है YouTube प्लेएबल। हाँ, और ये गेम मल्टीप्लेयर भी सपोर्ट करता है, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ इसे खेल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज का लॉन्च हुआ, ये 2023 में लॉन्च हुआ था, बट 2024 में इसमें मेजर अपडेट दिए गए हैं। अभी ये यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लाइव हो चुका है और इसमें लूडो, क्लब 3 और कुछ गेम्स है जो प्रोमिनेंटली इसमें खेले जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये गेम खाली आप पीसी पर ही खेल पाएंगे, इसको आप मोबाइल पर भी खेल सकते हैं। अब इसमें भी रियल गेम की तरह चैट फीचर्स, इमोजी और प्रीसेट मैसेजेस भी कर पाएंगे। अब इसमें टोटल मिला के 130 गेम्स इंक्लूड किए गए। अब आप में से कुछ लोग ऑलरेडी नेटफ्लिक्स यूज करते हैं और वहां पर भी देखते हैं वहां पर कुछ गेम है, बट नेटफ्लिक्स यूज करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, या फिर आपने अगर पोस्टपेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आपको ये फ्री मिलता है, और वो भी खाली मोबाइल में। बट यहाँ पर यूट्यूब तो हर कोई चलाता है तो सबको फ्री ही मिलेगा। अब सबसे पहले ये फीचर्स लाया क्यों गया यूट्यूब पर, वो समझ लेते हैं। एक्चुअली यूट्यूब के पास खाली यूट्यूब ही नहीं है, गूगल है, गूगल चैट है, उसके पास गूगल फोटोज है और गूगल प्ले स्टोर भी है। तो यहाँ पर सीमलेस एक्सपीरियंस हो जाएगा अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। मतलब अगर आप लाइव स्ट्रीम में गेम खेल रहे हैं तो आप पहले तो गेम खेलते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं और फिर उसको अपलोड करते हैं। बट यहाँ पर वन शॉट में सारा काम हो और आपको मेजर हार्डवेयर की जरूरत भी नहीं पड़ती। और इसका एक और इंपॉर्टेंस है कि यूट्यूब को अपना एंगेजमेंट बढ़ाना था, तो उन्होंने क्या किया, ये फीचर लॉन्च कर दिया। अभी फीचर लॉन्च किया है तो लोग गेम खेलेंगे और ज्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, तो इनको ऐड चलाने का और अच्छा मौका मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें अच्छा ही होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब को खाली इसलिए यूज करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमको सीमलेस एक्सपीरियंस मिले, वो नहीं चाहते कि बीच बीच में ऐड आए। जब आप गेम खेल रहे हो और कुछ ऐड आ जाता है, आपको कितना डिस्ट्रैक्ट लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं आना चाहिए था। उसके अलावा आप ऑलरेडी यूट्यूब खाली वीडियो के लिए यूज़ करते हैं, मतलब आपको कुछ वीडियो सर्च करना हो या किसी टॉपिक के बारे में सर्च करना हो तो आप यूट्यूब पर जाते हैं, या फिर आपको फन सर्च करना हो। अब उसमें बीच बीच में आपको गेमिंग दिख रही है जो आपका प्रेफरेंस ही नहीं है, तो फिर आप उसको क्यों यूज़ करेंगे। मतलब ये आपका एक्सपीरियंस उल्टा सुधारने के बजाय बिगाड़ भी सकता है। तो जब भी कोई फीचर लॉन्च किया जाता है तो उसके डाउन साइड भी होता है, और ये कुछ डाउन साइड है। अब इनका एक और जो पर्पस होता है वो होता है डेटा कलेक्शन का। मतलब इनको ज़्यादा लोगों को अगर डेटा मिल गया कि कौन सा यूज़र कौन सा प्रेफरेंस रखता है, तो फिर ये उसको स्पेसिफिक एड दिखा सकते हैं और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का भी कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है यूट्यूब किड्स के लिए है, वैसे यंग जो ऑडियंस है, जो बीच की ऑडियंस है, जो ना किड्स है ना एडल्ट है, उनके बीच की ऑडियंस को भी ये लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे। बट इसकी एक लिमिटेशन है कि इसमें खाली 130 गेम्स अभी आए हैं, और उसमें भी मेजर गेम्स जैसे जीटी हो गया, पबजी हो गया, ऐसे बड़े बड़े गेम्स ये लोग लोड कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली बात हो। क्योंकि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स है वो इसी गेम में आते हैं, वो कोई पजल वाला गेम नहीं खेलेंगे, वो कोई छोटा मोटा गेम नहीं खेलेंगे। और जब ये लोग इस मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हैं तो इनको ये भी देखना होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल होना चाहिए उनके यूजर्स के पास। क्योंकि आप देखेंगे तो 4G में अगर आप कभी कभी ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो प्ले करते हैं या गेम भी खेलेंगे तो वो अटकेगा, तो आपका एक्सपीरियंस वहीं पर खराब हो जाएगा और आप उसको वहीं पर छोड़ दे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होगी, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ेगा, ये भी अपना ही ग्रोथ लेके आएगा। और जब इसमें यंग प्लेयर खेल रहे होंगे तो वो लोग चैट भी करेंगे, और चैट में बहुत बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो प्राइवेसी कंसर्न के दायरे में आती है, तो यूट्यूब को वो भी देखना होगा कि वो इसको कैसे अवॉइड कर। अब आ जाते हैं दूसरी न्यूज। इंटेल अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेल करने की सोच रहा है। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इंटेल ने $100 बिलियन लूज किए रिसेंट, इनकी वैल्यू की टर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेल कर रहा है, इससे आपका क्या मतलब है, मतलब इंटेल कंपनी सेल हो रही है? बिल्कुल नहीं। इंटेल दो बिजनेसेस, मतलब एक ही अम्ब्रेला के अंदर दो बिजनेस वर्क करते हैं। फर्स्ट, वो चिप डिजाइन करता है, और सेकेंड फिर उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो एक जो बिजनेस है ना, उसको बेचने की सोच रहा है। इंटेल ने 18A करके एक चिपसेट निकाला है जो उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है TSMC को, मतलब TSMC चिप को बना रहा है। और 18A वो है आपके लैपटॉप में भी आ रहा है, कुछ जो अल्ट्रा एडवांस लैपटॉप है। आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा यूट्यूब के ऊपर। तो अभी ये चिप कैसा करता है उसके ऊपर भी ये डील डिपेंड करती है, क्योंकि अगर ये चिप अच्छा करने लग गई देन दे माइट हैव अ चांस टू कम बैक। जब क्या हुआ, AI बेस्ड चिप आई। सबसे पहले मैकबुक ने अपना M1 चिप लेके आया और उस टाइम पे उन्होंने इंटेल की चिप को डिच करना चालू किया, और उसी वक्त से उसका डाउनफॉल होना चालू हो गया। और वहीं पर उन्होंने सीख नहीं ली, जबकि उनको सीख लेके ये करना चाहिए था कि AI और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। और आज ये नौबत आ गई है कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेल करना पड़ा। 2021 से लेकर 2023 तक इंटेल का प्रॉफिट
8 बिलियन से 1.8 बिलियन पर आ चुका है। आप सोच लीजिए कितना ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, और इतना ज्यादा अगर डिक्लाइन होगा तो बिजनेस कैसे सस्टेन करेगा। वैसे जब ये बैट कर रहे हैं कि 18A का जो चिप है वो अच्छा परफॉर्म करे, तो उनको उसके ऊपर थोड़ा एग्रेसिव जाना होगा, एग्रेसिव मार्केटिंग करनी हो, और उसको जगह जगह प्रमोट करना होगा कि हमारे पास ऐसी चिप भी है जो उनके कॉम्पिटिटर के पास अभी नहीं है। क्योंकि जब कोई भी चीज नहीं आती है ना मार्केट में, तो उसके बूम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी भी आप किसी बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो पहले ये देखिए कि अगर आपके पास कोलैबोरेटिव अप्रोच है, मतलब अगर वो किसी R&D टीम के साथ अपना कोलैबोरेशन करके इस प्रोसेस को फास्ट बना सकते हैं 18A चिप को, या फिर कुछ नई चिप डेवलप कर सकते हैं, तो दैट वुड बी बेटर, ताकि उनका बिजनेस बिकने से बच जाए। और ऐसा नहीं है कि इस चिप बिजनेस में गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज नहीं दे रही, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही है, तो उनका लेवरेज लेना चाहिए और बिजनेस सेल करने की जगह एक हिट देनी चाहिए कि यार ये कहीं सक्सेस हो भी सकता है। अब बात कर लेते हैं 100 बिलियन रिच क्लब, मतलब 100 बिलियन डॉलर्स का जो रिच क्लब है उसमें से अदानी जी और अंबानी जी अभी बाहर हो चुके हैं। उन दोनों की नेटवर्थ गिर चुकी है। आप सभी को पता है कि अदानी को क्यों गिरी है, बट आपको देखना होगा कि अंबानी जी की भी गिरी, और वो उनकी गिरी है 2 सेगमेंट। ऐसा नहीं उनका ओवरऑल बिजनेस बैड परफॉर्म कर, उनका रिटेल बिजनेस है ना, उससे उनको कम प्रॉफिट हुआ है, तो वहां पर गिरी है। और सेकंड उनका एनर्जी सेक्टर। बट ये लोग कितने स्मार्ट होते हैं आप खुद ही देखिए, ये तो आज की न्यूज में बता रहा हूँ, बट इसी 2-3 दिन पहले ही आपको मैंने न्यूज पे बताया भी था कि रोजनेफ्ट के साथ उन्होंने कुछ डील की जिसमें वो क्रूड ऑयल बाय करेंगे रशिया। तो कितना स्मार्ट मूव है। उनकी नेटवर्क गिरी उससे पहले उनके पास प्लान बी मौजूद था और उन्होंने उसको एक्सरसाइज भी कर दिया था, और उसके लिए वो आज का एफर्ट नहीं मार रहे थे, उन्होंने बहुत पहले से इसके ऊपर काम चालू कर। तो यही होता है रिच लोगों की सक्सेस का राज, कि वो लोग कल पर नहीं छोड़ते, वो पहले से ही काम करते रहते। पता है हम लोग बड़ी पिक्चर देखते इसलिए हमको छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती। अगर आप देखेंगे ना तो इनका जो प्रॉफिट डिक्रीज भी हुआ है उसके अंदर भी राज छिपा हुआ है, क्योंकि पहले एशिया से हैवी इंपोर्ट किया था और वो ऑयल वो बाहर यूरोपियन यूनियन को भी बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहे थे, वहां पर भी अब रेस्ट्रिक्शन आ चुका है। तो ऑब्वियसली अगर आप हिस्टोरियल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे तो इनका प्रॉफिट तो घटेगा ही। अभी नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, वहां पर ओला इलेक्ट्रिक को 791 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है। अब ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो टैक्स फाइल करती है, बट ऐसा नहीं होता है कि हर एक कंपनी कोई मिस्टेक करती है। इन जैसी बड़ी कंपनी को मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि इनके पास अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है जिसमें काफी ज्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं और उनको काफी हेफ्टी सैलरी पे की जाती है। बट प्रॉब्लम वहां पर हो जाती है जब इनका बिजनेस एक्सपांशन होता रहता है और उस वक्त सेल ज्यादा हो जाता है, तब वो क्या राइट नंबर को कैलकुलेट एग्जैक्टली नहीं कर पाते और वहां पर कुछ टैक्स की मिस्टेक्स हो, या फिर हो सकता है कि जब इन्होंने ITR फाइल किया हो तो इनपुट टैक्स में गड़बड़ हो गई। अब ये सब तो हो गया और इनके ऊपर नोटिस भी आ गया, तो इनको पैसा तो पे करना है या फिर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना है और सीख करना है कि कहाँ पर वो गलत थे और उसको सॉर्ट आउट करना है, वरना ये नंबर बहुत बड़ा है और बिजनेस पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। नेगेटिव इंपैक्ट तो ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि ओला के स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक चीज़ें वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ओला की एक सब्सिडरी कंपनी है ओला सेल इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, जो एक लिथियम आयन बैटरी बना रही है जिसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। वो बोलती है कि नहीं ये बैटरी हमारा गेम चेंज कर देगी, क्योंकि ये कम टाइम में चार्ज हो जाएगी और चार्ज को रिटेन भी करेगी, तो इनसे इनके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि जहां पर दुनिया सॉलिड स्टेट पर जा रही है वहीं पर ये लोग अभी भी लिथियम आयन में अटके हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग काफ़ी अच्छी वाली टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जो भी है उसके बारे में ये लोग बना रहे हैं, पर इनको थोड़ा एडवांस पर स्विच होना चाहिए क्योंकि वहां पर इनको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आ जाते हैं बैंक्स की न्यूज पे। इंडियन कमर्शियल बैंक्स ने 12 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ किया है फाइनेंशियल ईयर 14-15 से लेकर 23-24 के भी, और जिसमें से 6.5 लाख जो राइट ऑफ हुआ है वो गवर्नमेंट बैंक। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि वो पैसा कभी रिकवर नहीं करेंगे, बट राइट ऑफ का ये मतलब है कि उन्होंने उसको बैड लोन डिक्लेयर कर दिया है, मतलब कि इसकी रिकवरी हार्ड हो। अब इससे इंपैक्ट क्या आता है? अब आप कहेंगे राइट ऑफ का मतलब देना नहीं है, ऐसा नहीं, वो किसी दूसरी कंपनी को दे दी जाएगी जो उस पैसे को रिकवर करेगी उनके खुद के माध्यम। हाउएवर इसका एक बैड इंपैक्ट ये होता है कि एक पर्टिकुलर बैंक के पास सर्टेन अमाउंट होता है जो लोन पर दे सकते। जैसे एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं लोन देने और उन्होंने 20 करोड़ को राइट ऑफ कर दिया, तो अभी वो 80 करोड़ का ही लोन दे पाए। तो जो उन्होंने 20 करोड़ राइट ऑफ किए उस पर उनको इंटरेस्ट भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। जितना रिकवरी आ जाए वो अच्छा है, तो अभी उनके पास कैपेसिटी 80 करोड़ की हो, मतलब जो उनको प्रॉफिट कमाना चाहिए था 100 करोड़ पे, अब वो प्रॉफिट कमा रहे होंगे 80 करोड़। तो ये पूरा गेम होता है जिसमें राइट ऑफ को बेट बताया जाता है। ऑब्वियसली SBI का नंबर हाईएस्ट, क्योंकि उनका मार्केट भी तो हाईएस्ट है, मतलब उनका मार्केट शेयर ज्यादा है। अब ऐसा नहीं कि खाली राइट ऑफ की न्यूज है, गवर्नमेंट बैंक ने 85,500 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है H1, तो ये अच्छी न्यूज भी है। हाउएवर उन्होंने अपना लोन राइट ऑफ कर दिया था तो उसके ऊपर तो वो लोग पैसा नहीं कमा पाते, फिर भी उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो ये वाकई में कमेंडेबल बात। अब एक और न्यूज पे आ जाते हैं कि डेवलपिंग नेशन से उनका 29 ट्रिलियन डॉलर्स का डेप्ट है। अब इसमें अलार्मिंग कंसर्न ये है कि उनकी जो GDP ग्रोथ, जो वो पैसा कमा रहे हैं उसका 30% वो खाली इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये बैड न्यूज़ कैसे हो गई? अगर आप यहीं पर डेवलप्ड नेशन का डेप्ट देखेंगे तो उनके पास भी डेप्ट है, बट वो अपने GDP का
अराउंड खाली 10% ही डेप्ट लोन को चुकाने के लिए पे कर। अब बात कर ले अपग्रेड की, तो अपग्रेड ने 560 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 20। अब ऐसा नहीं कि लॉस रिपोर्ट किया है, बट यहाँ पर उन्होंने रेवेन्यू में गेन भी किया है। अब कहीं कहीं पर मैं पढ़ रहा था कि जब आप बिजनेस में उतरते हैं, आपको हैवी जाना है, मतलब आपको पता है कि बिजनेस ग्रो करे, तो आपने क्या इन्वेस्टर से पैसा लिया और बहुत सारा एक्सपांशन में लगा दिया। आप टीचर टीचर सब हायर कर दिया था, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपने मार्केटिंग बहुत सारा पैसा लगा, तो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर में इतनी ग्रोथ होने वाली, नेक्स्ट ईयर में इतनी ग्रोथ होने वाली। तो ये लोग क्या करते हैं कभी कभी कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब मुझे पता नहीं इस केस में क्या है, बट लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इनको टैक्सेशन में बेनिफिट मिलेगा। और वहीं पर इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अपने शेयर्स नेक्स्ट जो भी शेयर होल्डर आएगा बिजनेस एक्सपांशन के थ्रू उसको देके चले जाएंगे और उनको ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट यहाँ पर भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं कि जो स्टार्टअप होते खाली खर्चे करते रहते और लॉस में चले जाते, बट कहीं कहीं पर उनकी स्ट्रेटजी भी होती। जिग बस जिन्होंने नाम सुना उनको पता है कि $7 मिलियन का फंड रेज किया है $63 मिलियन के वैल्यूएशन के। अब जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि जिग बस इंटरसिटी बस प्रोवाइड करता है और उसमें कुछ प्रीमियर फीचर्स होते हैं और वो बस थोड़ी आपको प्रीमियम लगी, जैसे कि आप किसी स्टैंडर्ड बस में जा रहे हो जहां पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, बढ़िया क्लीनलीनेस हो, आपको थोड़ा यूजर एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट मिलता है। और कहीं कहीं पर ये लोग डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि इनकी ऑनलाइन बुकिंग होगी, इनकी बुकिंग फिक्स होगी, जब बुकिंग नहीं होगी तो हम लोग प्राइस गिरा के भी बुकिंग करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है और ये एक प्रीमियम एक्सपीरियंस है, मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट भी है और इसी में ये लोग बिजनेस करते हैं। अब बात कर लेते हैं कैशिफाई। कैशिफाई ने 53 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अब जिनको पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ कि जो यूज्ड प्रोडक्ट होते हैं जो आप ऑनलाइन OLX से बेचते हैं, वही काम ये लोग करते हैं। ये लेते हैं और उसको रिफर्बिश करके बेचते हैं। मतलब इसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो यूज प्रोडक्ट को बेचने का भी धंधा है ना, उसमें भी लॉस हो सकता है। हाउएवर उनका जो रेवेन्यू है 14.4% से इंक्रीज। अब आप बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। रेवेन्यू यूं मान लीजिए कि आपने बिजनेस किया, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ वो आपने बोल दिया और ये बिना एक्सपेंडिचर को शो किए हुए। अब जब आप सब एक्सपेंडिचर निकालेंगे, सैलरी निकालेंगे और बहुत सारी चीजें निकालेंगे, तो फिर आके आपको प्रॉफिट आए। तो ये खाली रेवेन्यू की बात हो रही है कि रेवेन्यू का प्रॉफिट कमा। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट को लिया और उसको सेल किया, 10 रुपए में खरीदा और उसको 20 रुपए में बेचा, तो आपको 10 रुपए का रेवेन्यू। बट आपको उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी पड़ी, उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी पड़ी, उसको बेचने के लिए आपको कौन सा चीजें यूज करनी पड़ी, वो सब चीजें आपको डिडक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको प्रॉफिट आए। तो यहाँ पर भी रेवेन्यू और प्रॉफिट और लॉस का ये फंडा हो। अब स्विगी के IPO की बात कर लेते हैं। 14% से बढ़ गया है भाई और 40% और सब्सक्राइब हुआ है। अभी तक मेरे को तो कोई भी एक IPO हाथ में नहीं लगा है, बट अभी IPO का बूम ही चल रहा है और जो भी IPO उतरता है वो बम्पर ही जाता है। अब उबर ने बाइक टैक्सी भी लॉन्च कर दी वुमेन्स के लिए, सुबह में 7:30 से लेकर रात को 8:30 तक चले। तो काफी अच्छी चीज है महिलाओं के लिए, क्योंकि वुमेन को जो ट्रेवल करना होता है बड़ी बड़ी सिटीज में, वहां पर उनको हेल्प मिल जाएगी और एक रिलायबल राइड भी मिल पाए। अब इसके अपने सेट ऑफ चैलेंजेस है और ऐसा नहीं है कि ये चीज पहली बार हुई है, हाँ, बट मोटर बाइक स्पेस में पहली बार हुई। एक शेबा करके ऑस्ट्रेलिया में सिमिलर चीज चली थी, पिंक रिक्शा, जिसमें इंडिया में वुमेन राइडर थी जिनके लिए ये चीज चलाई गई थी। और ऐसी कुछ चीजें इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड भी ट्राई की गई है, बट बाइक सेक्टर में पहली बार एक्सपेरिमेंट। अब अगली न्यूज पे आ जाते हैं, जहां पर गवर्नमेंट सोच रही है कि वो ईवी की जो यूज व्हीकल है उस पर 18% टैक्स। भाई ईवी पहले ही महंगी पड़ती जब फर्स्ट हैंड कॉस्ट आता, अब उसको ले जाकर अगर आप चार्ज करेंगे तो और ज्यादा महंगी पड़ती है अगर आप कैलकुलेशन बिठाएंगे। और उसको लेकर आप लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर आपको चार्जर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। गवर्नमेंट ने OMC जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, इनको सब्सिडी भी प्रोवाइड की थी, काफ़ी हेफ्टी सब्सिडी थी। इनको भी सेटअप करने थे अपने ईवी चार्जर, इन्होंने सेटअप भी किए, बट इसके साथ चैलेंज ये होता है कि हर एक चार्जर हर एक व्हीकल में फिट नहीं होता है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है। उसके अलावा जो डीलर्स का जो मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है। मतलब अगर आपको ही बोल दूँ कि आपके पास अगर स्पेस है हाईवे पे और आपको ईवी चार्जर लगाना है, आपको 3 घंटे में खाली 20 रुपये 30 रुपये ही प्रॉफिट होगा, तो आप नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली। आप बोलेंगे क्यों लगाऊंगा यार, मैं मेरा जो पर्सन वहाँ रहेगा उसका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और जो स्पेस यूटिलाइजेशन होगा, मतलब 3 घंटे तक 2-3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ खड़ी रहेगी, तब तक तो कोई मतलब ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं कोई रेस्टोरेंट खोल दूंगा जो इजी बिजनेस से लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, पैसा देके चले जाएंगे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं सोचता कि अभी ऑलरेडी इसका कॉस्ट हाई है। अब कोई सोचने भी जा रहा होगा कि मैं ईवी व्हीकल लेके देखता हूँ और बाद में उसको रिटर्न कर दूंगा या फिर रीसेल कर दूंगा। अब वो भी सोचेगा कि यार रिटर्न करते वक्त या फिर रीसेल करते वक्त मुझे ज्यादा GST देना है, तो मैं तो पहले ही खरीद नहीं रहा। तो इसको उल्टा प्रमोट करना चाहिए, डिमोट नहीं। और एक गुड न्यूज है कि WPI जो इन्फ्लेशन रेट वो 3 मंथ में लो पे चला गया है, मतलब थोड़ा डिक्रीज हुआ है। WPI का मतलब होता है होलसेल इन्फ्लेशन रेट, मतलब जो थोक में चीजें खरीदी जाती है ना वो सस्ती मिलने लगी। अब वो क्यों सस्ती मिलने लगी, उसके कुछ कारण है और वो RBI के रेट कट की वजह। अगर RBI रेट कट करेगा तो कम इंटरेस्ट में लोन मिलेगा लोगों को, तो कम इंटरेस्ट में मिलेगा तो लोग सस्ती चीजें बेच पाएंगे थोक में खरीद। अगर वहां पर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर भी ये चीजें इंक्रीज। अब बात कर लेते हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अपनी कंपनी में खाली $80,000 का ही सैलरी लेते, जो उनके एम्प्लॉय से भी लेस है कुछ एम्प्लॉइज, बट वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको डिविडेंड के फॉर्म में या फिर शेयर्स के फॉर्म में काफी ज्यादा पैसा मिल जाता है। और 2011 की बात कर ले तो उस वक्त तो उन्होंने कुछ टैक्स भी पे नहीं किया था, क्योंकि वहां का लॉ सपोर्ट करता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट से लॉस आ रहा है तो आप उसको सैलरी में कंपनसेट कर सकते हैं अप टू सर्टेन एक्सटेंट, लाइक $3,000। तो उनको पता है कि यहाँ कंपनसेट हो जाएगा तो वहाँ कमाने से क्या। अल्टीमेटली जो लॉस रिपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं उनको फायदा देता है
और उनके बिजनेस को ग्रो करने में फायदा ही देता है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस एक्सपेंशन में इतना पैसा और बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि लोग उसमें ज़्यादा पैसा डालते हैं। अमेजोन का शेयर खरीदेंगे तो वो भी उनकी कंपनी को ही फायदा। और हमारे इंडिया में भी जैसे अंबानी साहब हो गए, वो अपनी सैलरी नहीं लेते, उनको डिविडेंड और शेयर्स के फॉर्म में इतना पैसा मिल जाता है कि उनको जरूरत है। दैट्स इट गाइस फॉर टुडेस वीडियो। और आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि आज डे वॉइड है। आज हमको ट्रेड नहीं ले पाए क्योंकि जो मार्केट का ओपनिंग हुआ था काफी डाउन हुआ था, डे लो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और आपको लगता है कुछ पूछना है आपको इस न्यूज़ के बारे में या फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट तो कमेंट में बता दीजिए।